देसी घी में पके हुए देसी मुर्गे खाता है और वहीं से अपनी जमात को चला रहा है। ये कहना है ख्वाजा आसिफ साहब का, जो कि वफाकी वज़ीर दिफा है, और उनका इशारा जनाब इमरान खान की तरफ है। वैसे इसमें एतराज़ क्या है अगर कोई जेल में बैठकर देसी मुर्गा खा रहा है या अपनी जमात चला रहा है? वो कहते हैं जिस तरह से रोज़ वहाँ पर बारात की सूरत में लोग आते हैं और रहनुमाई हासिल करते हैं, शायद ये तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं है और ये तरीक़ाकार भी सियासत के अंदर अनोखा है। दूसरी जानिब जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तर्ज़ अमल रहा है या जनाब इमरान खान का तर्ज़ अमल रहा है, उस पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर इमरान खान एंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके फ़ैसले, उनके मामलात में गलत फ़ैसले भी सामने आए, उनके गलत नतीजे भी सामने आए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहसीत जमात अभी भी अपनी जगह मौजूद है। कोई ये कहता रहे कि लीडरलेस जमात है, जमात का नाम कोई नहीं है, पता नहीं कौन सी जमात है, लेकिन जमात अपनी जगह मौजूद है और उस जमात के वोटर ने भी साबित किया कि वो अपनी जमात के साथ यानी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं आज भी। इमरान खान कहते हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने 2024 के अंदर जो इलेक्शन हुए उनमें मैंडेट चोरी के अंदर मददगार साबित हुए, उनके खिलाफ ये काम होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर EVM होती तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाती तो फिर ये धांधली का मामला 5 मिनट के अंदर हल हो जाना था। दूसरा मामला ये है कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा। पंजाब की अगर देखा जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर ये पहली दफ़ा है कि एक खातून वज़ीर आला इलेक्ट हुई हैं और उनका जो तर्ज़ अमल है पिछले कुछ दिनों से, जब से उन्होंने अपने ओहदे पर वो फायज़ हुई हैं, वो बड़ी प्रोएक्टिव हैं और आपको नज़र आएगा कि वो सड़कों पर, बाज़ारों में लोगों से इंगेज कर रही हैं, बात कर रही हैं, लोगों के मसाइल पूछ रही हैं। ऑप्टिक के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा अच्छे ऑप्टिक्स है, नज़र आता है कि कोई वोट के लोगों से कनेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इस पर तनकीद ये हो रही है कि ये देखिए ये शोबदाबाजी है, ये स्टार प्लस का कोई ड्रामा चल रहा है कि आप की वज़ीर आला लोगों से बात कर रही हैं, लोगों के घरों में पहले कैमरामैन जाते हैं, फिर वज़ीर आला तशरीफ़ लाती हैं, वो उनको देखते हैं और बाकायदा तौर पर एक ड्रामा क्रिएट किया जाता है। क्या ये वाकई ओवरडू हो रही है कोई चीज़, या दिस इज़ द न्यू नॉर्मल? आप लोगों को जब तक बताएंगे ही नहीं कि आपका वज़ीर आला क्या कर रहा है या क्या कर रही हैं, तो उस वक्त तक काम नहीं चलेगा। सर्विस डिलीवरी भी उसी वक्त मुमकिन होगी जब लोगों को एक हैंड्स ऑन वज़ीर आला नज़र आएगा। क्या ये तनकीद दुरुस्त है या ये अप्रोच दुरुस्त है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू हम करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से पे मईशत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेरे और आपके लिए कंसर्न बहुत बड़ा है। पहला इख्तलाफ इरसा पर आ गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दूसरा इख्तलाफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के हवाले से आ गया है, जबकि हुकूमत की जानिब से कम अज़ कम 2 वज़रा, वफाकी वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़ीर इत्तलात, दोनों ये कह चुके हैं कि PIA लिस्ट पर टॉप पे है जिसको प्राइवेटाइज़ किया जाना है। शहरी रहमान साहबा ने फरमाया कि हम इसे मुस्तरद करते हैं, ये तरीक़ाकार नहीं है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लाई जाए। क्या ये मुमकिन भी है या नहीं, और कितना बड़ा खसारा है आज की तारीख में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का पाकिस्तान के नेशनल एक्सचेकर के ऊपर? प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम इस हवाले से भी बात करेंगे। मुल्क में प्राइवेटाइजेशन होगी उन इदारों की जो कि नेशनल एक्सचेकर के ऊपर बोझ बन चुके हैं, ये कहना है पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का। और इस लिस्ट के अंदर जो सबसे पहले जिस इदारे का नाम आता है वो PIA है, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले को मुस्तरद कर चुकी है। उनका ख्याल ये है कि अगर ऐसा करना है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जाए। कोई भी हुकूमत जब आती है या जा रही होती है तो बात निजकारी के हवाले से क्यों होती है? ये जितने भी इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं या जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिन्हें हम बोझ कहते हैं पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, क्या निजकारी ही वाहिद हल है? और PIA की निजकारी से प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? ये भी अब मौजूद बहस है। और साथ ही साथ ये कि IMF के साथ आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बड़े मुआशी प्रोग्राम की तरफ जाने के लिए या एक बड़ी फैसिलिटी लेने के लिए भी IMF से बात की जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं खाकान नजीब साहब। बहुत शुक्रिया खाकान साहब। मैं ज़रा को पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी हमारे देखने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम अगर एजुकेट कर पाएँ इस हवाले से इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? ये जो फौरी तौर पर कहा जाता है कि PIA की निजकारी की जाएगी और बहुत से इदारों की निजकारी की जाएगी, तो अगर हम PIA को देख लें तो क्या ये वाहिद सोल्यूशन है, या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें तो उससे भी इदारे बेहतर हो जाएंगे? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
देखिए, अगर आप जस्ट गो बैक 10 इयर्स और आज पीआईए 835 अरब की डेट और लाइबिलिटीज पे खड़ी है। इस साल मेरा ख्याल है शायद 100 अरब के करीब नुकसान होगा। मैंने पहली दफ़ा जब एक किताब लिखी मुनीब गवर्नमेंट में रहते हुए, तो हमने एसओईज का एक फुटप्रिंट लिखा और उस वक्त हमें ये पता चला कि पीआईए का जो नुकसान था वो 45 अरब था। ये 2011-12 के फिगर्स पे बेस्ड है। उसके बाद कंटिन्यूसली इसी तरह हम चलते रहे पीआईए में। इसकी ये वजह नहीं है कि निजकारी ही एक सोल्यूशन है, पर ना हम कभी भी प्रोफेशनल बोर्ड्स ला सके हैं यहाँ पे। हमने बहुत कोशिश की, फिर हमने एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस रूल्स लिख दिए कि इनको मालूम हो कि ये कैसे आगे चलेंगे। फिर फॉर पीएससीज मेंट फॉर जस्ट जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे। फिर अब हमने लॉ भी बना दिया। हम चीफ एग्जीक्यूटिव्स भी उस तरह नहीं अपॉइंट कर पाते। इस वक्त अगर आप डिस्कोस की मिसाल लें तो उसमें से 2 डिस्कोस में परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, बाकी सब जो हैं वो चार्ज पे हैं। और आपको मालूम है कि एनर्जी सेक्टर कहाँ खड़ा है। अगर आप पीआईए के डिसीजन मेकिंग देखें तो वो ऑब्वियसली कमर्शियल डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। मुझे याद है कई दफ़ा ये डिस्कशंस हुई और हमने कई उनको रीस्ट्रक्चर करने के पैकेजेस दिए, पर मालूम इन दी एंड यही हुआ कि पब्लिक सेक्टर में रहते हुए ये काम करना बहुत मुश्किल है। फिर मिनिस्ट्री का अपना रोल एंड इंटरफेरेंस है और रेगुलेशन भी पाकिस्तान में कमज़ोर है। ओपन स्काई पॉलिसीज़ में भी सीरियस इश्यूज रहे हैं। ये है अहाता इस वक्त एविएशन सेक्टर का। अब वही एयरलाइंस जो इन्हीं रूट्स पे काम कर रही हैं पाकिस्तान में, कितनी सारी, अब 4 को एयरलाइंस काम कर रही हैं, वो सब मुनाफे में हैं और वो पाकिस्तान को एक टैक्स की मद में भी पैसे देती हैं। दूसरी बात यह है कि एक लेगेसी कॉस्ट सब पीआईए की इतनी बड़ी बन गई हैं कि उनको हमें मूव करना पड़ेगा। हमने 2016 में यही प्लान लिखा था, यही बात की थी। आई थिंक तब दुबई इस्लामिक बैंक शायद हमारे एफएस थे इसके, और यही कहा गया था कि एक पीआईए बैड पीआईए होगी, एक गुड पीआईए होगी, गुड पीआईए की सेल्स होंगी जिसमें एयर सर्विसेज एग्रीमेंट और जो हमारे रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे फ़ायदा उठाया जाएगा। आज 2024 में मैं फिर कह रहा हूँ कि यही प्लान है पीआईए के पास, इसके अलावा कोई प्लान है नहीं है। इसको सरकार में रख के चलाया नहीं जा सकता। एयर इंडिया की मिसाल ले लीजिए, 425 नए जहाज़ों का ऑर्डर दिया है जब से वो प्राइवेट हैंड्स में गई है। इसमें आधे बोइंग हैं और आधे एयर बसेस हैं। अगर ब्रीफली आप ये बता पाएं कि अगर ये डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, बिजली तरसील करने वाली कंपनियों की, तो आपके नज़दीक ये एफिशिएंट मैनेजमेंट इसकी हो सकती है या ये भी एक अपहिल टास्क है? अगर ब्रीफली आप बता पाएं ताकि मैं अगला इशू आपके सामने रखूं। सो वेरी क्विकली, जो कामयाब मिसाल है वो टेलीकॉम सेक्टर की है। पाकिस्तान में डीरेगुलेट भी किया है, प्राइसिंग का भी उनको दिया है काम। रेगुलेटर भी एक पब्लिक सेक्टर की अदारे नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के अदारों को रेगुलेट कर रहा है। डिस्कोस इतना आसान नहीं होगा। कई जगह आप शायद प्राइवेटाइजेशन में जाएंगे, कई जगह कंसेशंस के एग्रीमेंट होंगे और कई जगह अगर कोई प्रोविंसेस का रोल आ सकता है तो वो भी हो सकता है। बट इन द एंड, इन द मीडियम टर्म, तो ये प्राइवेटाइज ही होंगे। ऐसा कोई और चारा नहीं है कि हम इसको पब्लिक सेक्टर में रख के चला सकें। पर आपने जो कराची की मिसाल दी, देखिए ना, अभी भी मसला ये है कि आप 170 अरब इस साल देंगे। किस लिए 170 अरब रुपया जाएगा टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी में? कि आप सारे डिस्कोस का एक रखना चाहते हैं मुल्क में टैरिफ। सो आप इवेंचुअली जाएंगे और आप कहेंगे कि ये टैरिफ्स डिफरेंट होंगे और जो गुड डिस्कोस हैं दे विल बी रिवॉर्डेड, उनका टैरिफ कम होगा। जो बैड डिस्कोस हैं तभी कंपटीशन क्रिएट होगा। फिर आपको शायद सिटी वाइज भी कुछ करना पड़े। सो इट्स अ टास्क जिसका प्लान लिखना पड़ेगा, रेगुलेटरी भी, ऑपरेशनल भी, जिसको प्राइवेटाइजेशन कहेंगे, और पॉलिसी का भी, प्लस बहुत से और काम करने पड़ेंगे। फिर आपके पास जेनकोस भी हैं जिनकी आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं। जेनको 1, जेनको 2, नंदीपुर, मुजफ्फरगढ़, ये प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं। आपको इनको भी प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। सो ये एक पूरा एम्बियंस क्रिएट होगा एनर्जी सेक्टर का, तब आप आगे चल पाएंगे। और इसमें रेगुलेटर को मार्केट मेकर बनना पड़ेगा। नेपरा और ओगरा को भी वर्टिकली इंटीग्रेटेड रेगुलेटर बनाना पड़ेगा। सो जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत आसान है, हम इंप्लीमेंट कर दें चीजें, ऐसा नहीं है मुनीब। मुल्क में चीजें ना आसान है, ना ही ये इमीडिएट होने वाली हैं, पर इनकी तरफ मूव करना विद अ सॉलिड प्लान जो कि होम ग्रोन हो। और ये आईएमएफ में रहकर नहीं होगा, ये काम बहुत आईएमएफ से आगे जाके करने का है। अब आई एम नॉट श्योर कि हमें वेयर विद ऑल पुट टुगेदर करने की इस वक्त एबिलिटी है टू मूव फॉरवर्ड ऑन, या गुंजाइश भी है ये नहीं टुवर्ड्स द वेरी एंड। एक क्योंकि मोहम्मद औरंगजेब साहब ने फरमाया
एक शाहजेब खानदादा साहब के प्रोग्राम में भी कि हम महंगाई भी कम होगी, शरह सूद भी जल्द कमी होगी। चले महंगाई ठीक है, हम देखा है कि फ्लक्चुएट होती रही, बट जो पाकिस्तान में शरह सूद है वो स्काई रॉकेट कर रहा है, 22% के ऊपर है। इंडस्ट्री कंप्लेंट ही ये करती है कि इस पे बिजनेस हो नहीं सकता। तो आपको लगता है कि इन द मंथ्स टू कम, या एक मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास भी होने जा रहा है 18 को, आपको लगता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिलेगा या अभी बहुत जल्दी है ये एक्सपेक्ट करना? मुनीब देखें, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि हमने प्राइवेट सेक्टर डिमांड में बड़ी डिस्ट्रक्शन कर दी है। आप सीमेंट देख लें, गाड़ियां देख लें, स्टील देख लें, बाय कीपिंग द रेट दिस हाई। आई थिंक कि अब वो वक्त तो आ गया है, प्राइसेस जो सीपीआई है वो ऑन अ डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी है। अभी नहीं करेंगे मार्च में तो अप्रैल में तो जरूर आप, आई थिंक आप डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी देख लेंगे ऑफ द पॉलिसी रेट विद द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हैविंग सेड दैट, जो साइड इन्फ्लेशन ड्राइव कर रही है वो है हमारी सप्लाई साइड, वो है हमारी एनर्जी इनएफिशिएंसीज, वो है हमारा फिस्कल का खसारा। इसको ठीक करेंगे तो परमानेंट बेसिस पे महंगाई कम होगी मुल्क में। आई थिंक दैट इज द वे फॉरवर्ड ऑन दिस। बहुत शुक्रिया, खाका नजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे थॉर्नी इश्यूज हैं जिनके ऊपर आवाम को या आपको एजुकेट तो कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाना हुकूमत का काम है। कितनी कामयाब पॉलिसी होगी, क्या जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो ब्लैकमेल होती रहेगी इसी तरह से अपने एक ना एक इत्तेहादी से, और जो एक्चुअली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं वो नहीं हो पाएंगे? ये सवाल है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है इस हुकूमत के लिए।